नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए हम बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ ओरिगो ई मंडी से तरुण सत्संगी हैं, जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से, अमित सजेजा हैं हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल से। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ स्काईमेट से महेश पलावत भी है, जिनसे हम जानेंगे कि मौसम को लेकर क्या स्थिति है, कैसे बदला है मौसम का मिजाज और किन एरिया में, किन इलाकों में अगले 24 घंटे तक बारिश की संभावना बन रही है। साथ ही हिल स्टॉर्म की संभावना, ओले की संभावना कहां कहां बन रहे हैं, किन फसलों को नुकसान हुआ है, तमाम डिटेल्स लेकर आएंगे। लेकिन फटाफट से टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि कहां पर आज सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो यहां पर लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। गोल्ड की बात करें तो 58,200 रुपए के ऊपर है एमसीएक्स पर, आज 200 रुपए तक की मजबूती दिख रही है। चांदी में जबरदस्त तेजी, 800 रुपए से ज्यादा की तेजी एमसीएक्स पर फिलहाल चांदी दिखा रही है। 67,200 के ऊपर चांदी। क्रूड की बात करें तो इस हफ्ते 10% तक टूटने के बाद हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है। 15 महीने के निचले स्तरों से यहां पर रिकवरी है। ब्रेंट का भाव आज $75 के ऊपर है। नेचुरल गैस पर दबाव है, हल्की कमजोरी दिख रही है। 208 रुपए के पास नेचुरल गैस का वायदा एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। कॉपर मांग की चिंता हावी है, हालांकि आज के सत्र में एक रिकवरी है गिरावट के बाद, और वो रिकवरी सिर्फ कॉपर ही नहीं, जिंक, एल्युमिनियम में भी ये रिकवरी दिख रही है। 1% तक की तेजी तीनों ही काउंटर में दिख रही है। एग्री मार्केट की बात करते हैं, जीरे में जबरदस्त रफ्तार है। ओले से फसलों को नुकसान की खबर है, राजस्थान से फसल के नुकसान की खबर आ रही है। अप्रैल का वायदा 33,000 के पार निकल गया है। मार्च का जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी होने वाली है वो 32,750 के ऊपर है। धनिया की बात करें तो यहां पर हालांकि शुरुआती तेजी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी हल्की तेजी बनी हुई है। हल्दी में आज दबाव है 6,750 के आसपास। ग्वारगम आज तेजी लौटी है वापस से। कल तेज गिरावट दिखी थी, 4.5% तक की गिरावट दिखी थी, लेकिन आज हल्की तेजी है 11,500 के आसपास। कॉटन 313 लाख गांठ उत्पादन का अनुमान है। और एमसीएक्स पर अगर भाव बात करें तो कैंडी में भाव है, उसका भाव है 61,550 रुपए। लेकिन चलिए सबसे पहले आज बात हम करेंगे मौसम की, क्योंकि मौसम की मार देश में कई फसलों पर हो रही है। और सिर्फ एक राज्य नहीं, कई ऐसे राज्य हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो, एमपी के कुछ इलाके हैं जहां पर बारिश भी हो रही है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। स्काईमेट के महेश पलावत जी हमारे साथ। महेश जी, क्या हो रहा है? बेमौसम बारिश और ऊपर से ओलावृष्टि, फसलों के लिए कितना नुकसान है? और ऐसे कौन कौन से एरिया होंगे, कौन कौन से राज्य और किन किन इलाकों में अगले 24 घंटे तक बारिश और ओलावृष्टि की संभावना बन रही है? देखिए, अभी जो बारिश की गतिविधियां हुई हैं वो उत्तर भारत में तो कम हुई हैं, लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ तेलंगाना में, मराठवाड़ा, विदर्भा, उड़ीसा के कुछ इलाके, ये सारे इलाकों में काफी तेज बारिश हुई है। और नांदेड़ वगैरह में जो मतलब मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। और सूरत और उसके आसपास के जो इलाके हैं, दक्षिणी गुजरात, वहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। अब जो एक्टिविटी दिखाई दे रही है वो आपको आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में काफी तेज बारिश रहेगी, ओले भी गिर सकते हैं। तेलंगाना, मराठवाड़ा, विदर्भा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है अगले 24 घंटों के दौरान। और उसके बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और हम कह सकते हैं कि जो पूर्वी राजस्थान है वहां पर बढ़ेगी। और ये जो वेदर एक्टिविटी है ये 18-19 तारीख तक इन सारे इलाकों में काफी अच्छी रहेगी। और 20 तारीख से बारिश की गतिविधियां ये राजस्थान और आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इन इलाकों से हटना शुरू हो जाएगी, लेकिन उत्तर भारत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। उस समय 20 तारीख से हम कह सकते हैं 19-20 तारीख से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश और जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, इन इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। जी। शुक्रिया पलावा साहब, आपने वक्त निकाला और मौसम का पूरा अनुमान बताया कि किन किन इलाकों में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना बन रही है। ये एक हर दिन हम मौसम का अलर्ट इसलिए देते हैं कि क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम है, रबी फसलों के हार्वेस्टिंग का टाइम है, ऐसे में किसान उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और वायदा बाजार की में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की, क्योंकि यहां पर लगातार तेजी दिख रही है। चांदी सबसे जबरदस्त तेजी के मूड में आज दिख रही है। जतिन जी, क्या लग रहा है चांदी में क्या हो रहा है, कितनी तेजी की संभावना है यहां से चांदी में? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए, गोल्ड और सिल्वर के अंदर मोमेंटम जो है वो आज गैप ओपनिंग के बाद एक रेंज बाउंड मार्केट जो है फिलहाल अभी ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है।
मैं ये मान रहा हूँ कि प्राइसेस जो है थोड़ा सा यहाँ से पहले डिप आ जाए, उसके बाद बाइंग मोमेंटम जो है वहाँ पर देखने मिल सकती है। 67,000 के आसपास जो है वो लेवल्स मुझे पसंद है। वहाँ पर जब भी प्राइसेस मिले तब वहाँ पर एंट्री लेना चाहिए मेरे हिसाब से सिल्वर के अंदर। और 66,000 का एक पोजिशनल स्विंग ट्रेड के लिए सबसे स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। और 68,500, 68,000 इस लेवल्स के आसपास के टारगेट्स रखकर चले। 68,500 के आसपास के डे ट्रेडिंग के हिसाब से अवॉइड करना चाहिए काउंटर, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है वो ज्यादा रहती है और फ्राइडे का दिन है तो काउंटर थोड़े वॉलेटाइल भी रह सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेड और पोजीशन ट्रेड के हिसाब से मुझे लग रहा है आगे चलते हुए पॉजिटिविटी का कारोबार जो है वो देखने मिलते रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रिस्की मार्केट्स के अंदर जो अभी सेंटिमेंट जो है वो बहुत नेगेटिव चल रहे हैं, तो उसके लिहाज से सेफ हेवंस बाइंग जो है वो यहाँ पर ज्यादा प्रेफरेबल लग रही है बाइंग के हिसाब से। अगर आप रिस्क अगर नहीं लेने वाले हैं, अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो इस कॉल से अवॉइड ही करें। लेकिन अगर आपको रिस्क ले सकते हैं तो जो जतिन जी की कॉल है 67,000 के आसपास चांदी की खरीदारी की सलाह है। टारगेट है 69,000 का, 66,000 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तरुण जी, गोल्ड और सिल्वर पर आपका व्यू क्या बन रहा है? आई थिंक सेफ हेवन बाइंग हमने इंजेक्ट होते हुए देखिए लास्ट 1 वीक के अंदर, स्पेशली बैंकिंग मेल्टडाउन के बाद में, और जिस तरीके से प्राइसेस ने अभी सर्ज दिया है और जिस तरह से क्राइसिस अभी चल रहा है, आई थिंक मार्केट के अंदर रिस्क ऑफ रैली कंटिन्यू रहेगी। और अगर ऐसा होता है तो सर्टेनली गोल्ड को पॉजिटिवली सपोर्ट मिलेगा। साइमल्टेनियसली डिस्पाइट ऑल दीज सागा, सेंट्रल बैंक का जो स्टांस है दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज इन द नियर टर्म। सो अल्टीमेटली इन टोटलिटी वी सी कि जो सेफ हेवन लेड बाइंग है वो कंटिन्यू करेगी। प्रॉब्ली 60,000 62,000 तक गोल्ड के प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में रुपी टर्म्स में आ सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर को लेकर ट्रेडर्स के लिए क्या आप सलाह दे रहे हैं अमित जी? जी नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए मेरा प्योरली इंट्राडे को लेकर एक स्लाइटली थोड़ा सा कॉन्ट्राबैट है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। हमने कल इवनिंग से जब से ईसीबी की मीट हुई है तब से देखा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक रिस्क ऑन सेंटिमेंट बाजार में लौटा है। ट्रेडर्स ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है रिस्की एसेट्स में बाइंग करने की। तो इसके चलते प्योरली इसके चलते, और सेकेंडली वीकेंड जो एक प्रॉफिट बुकिंग होती है उसके चलते मैं गोल्ड और सिल्वर में आज के सेशन के लिए ऊपरी स्तरों पे बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि 58,400 500 जो कल के हाईज थे वहां पर गोल्ड रेजिस्ट कर सकता है और एक मुनाफा वसूली का दौर देखने मिलेगा। वहीं चांदी की भी अगर बात करूं तो 68,000 शॉर्ट टर्म बेसिस एक थोड़ा सा स्टिफ रेजिस्टेंस इमर्ज कर सकता है 1 से 2 दिन के लिहाज से। तो मैं एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 67,600 to 800 के रीजन में सेलिंग की सलाह दूंगा। हालांकि डाउनसाइड भी यहाँ लिमिटेड होगा क्योंकि पोजिशनल ट्रेंड अप है। 66,500 का इमीडिएट टारगेट सिल्वर में और गोल्ड में करीबन 58 से 57,900 का टारगेट लेके चला जा सकता है। हालांकि स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं जतिन की कॉल है, थोड़ी कॉन्ट्रा बेट है। अमित जी की जो कॉल है वो बेचने की सलाह है 67,800 पे और इनका टारगेट है 66,500 का। लेकिन आपको दिक्कत इसलिए नहीं है कि जतिन लोअर लेवल पे बाइंग की सलाह दे रहे हैं और अमित जी को लगता है कि ऊपर के लेवल पे यहाँ पर सेल करके जाना चाहिए। तो आप रेंज एक तौर पे देख सकते हैं, उस रेंज का फायदा उठाइए, आइदर साइड आप बेच सकते हैं। अब जो भी एक्सपर्ट को आप फॉलो करते हैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। तरुण जी, कच्चे तेल में क्या हो रहा है? 15 महीने के निचले स्तरों से आज हल्की रिकवरी दिख रही है। आपको लग रहा है ये रिकवरी टिकाऊ है या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सऊदी अरब अगर उत्पादन कटौती की संभावना बन रही है सऊदी अरब से और ओपेक प्लस के बाकी मेंबर से, अगर दाम ज्यादा समय तक $80 के नीचे रहता है तो आपका भी कच्चे तेल पर? आई थिंक 1.5 मंथ से जो रेंज बना हुआ था डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 6,000 से 6,700 के बीच में, वो डाउनसाइड ब्रेक हुआ है। और नो डाउट रशिया सऊदी अरबिया की टॉप और चाइनीज डिमांड रिबाउंड होने की वजह से सपोर्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन रिस्क ऑफ रैली जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली कहा दैट इज वेरी मच इंटैक्ट। और जिस तरीके से अगर फर्दर बैंकिंग सेक्टर से डेवलपमेंट आते हैं तो वो प्राइस को ड्राइव करेगा। मुझे डाउनसाइड रिस्क क्रूड में लगता है प्रॉब्ली 60 से $65 नाइमेक्स में WTI क्रूड आ सकता है एंड डोमेस्टिक कोर्सेज में मुझे लगता है 5,000 प्राइस डाउनसाइड में देखने को मिलेंगे। जतिन, आप क्या ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? कच्चे तेल में अगर किसी को ट्रेड करना है मौजूदा लेवल के आसपास तो यहाँ पर किस तरह से बेट लगा सकते हैं? अगर ऑप्शन में कोई ट्रेड बन रहा है तो वो भी बता दें।
विश्व जी देखिए, मार्केट जो है वो एक रिएक्शन दे रहा था, जिस तरह से बैंकिंग की और फाइनेंशियल मार्केट्स की जो रिएक्शन रही है, और उसके चलते हुए रिस्की मार्केट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस जो है वो नेगेटिव ट्रैक्शन रहा है। कल ईसीबी के इंटरेस्ट रेट डिसीजन के बाद में थोड़ा सा परफॉर्मेंस जो है वो शॉर्ट कवरिंग का देखने मिला है क्रूड के अंदर। सो जब तक ये लेवल्स जो है वो ब्रीच नहीं करता, आज इंट्राडे में 5730 के ऊपर के जो कल का हाई था, तब तक मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर बाइंग करना चाहिए। जो भी ट्रेडर्स बाइंग का लिहाज रखते हैं उनके लिए लेवल है 5730 के ऊपर बाय करें, और 5680 के स्टॉप लॉस के साथ में 5800 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन 5730 के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक सेल साइड की रणनीति अपना सकते हैं, लोअर साइड में 5600 के टारगेट्स के लिए। चलिए, अमित जी आपकी कॉल क्या है, और ऑप्शन में अगर कोई ट्रेड है तो आप बता दीजिए, अगर ऑप्शन में किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, और फ्यूचर्स के ट्रेडर्स के लिए भी बता दें क्रूड में क्या करें। जी बिल्कुल। देखिए, ओवरऑल जो मीडियम टर्म रिस्क ऑफ सेंटिमेंट है वो कुछ समय और जारी रहने की उम्मीद है, जिसका सबसे बड़ा जो एक खामियाजा है वो क्रूड प्राइजेस को भुगतना पड़ेगा शायद, और हो सकता है कि हम क्रूड को नाइमेक्स क्रूड स्पेसिफिकली 62 टू $60 तक भी जाते हुए देखें, जो एमसीएक्स पर कहीं ना कहीं 5200 से 5000 तक के स्तर दिखा सकता है। तो इसके चलते मीडियम टर्म यानी 3 से 4 हफ्ते अगर हम देखें तो सेल ऑन रैलीज का एक जनरल टेंडेंसी रहेगी क्रूड में। शॉर्ट टर्म बेसिस 5750 5760 के करीब एक इमीडिएट बैरियर मुझे दिखाई देता है, वहां तक प्राइसेस हो सकता है जाए और वहां से फिसलना दोबारा शुरू करें। वहां पर मैं सेल की सलाह देना चाहूंगा 5600 से 5580 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य के लिए, और इसी ट्रेड को हम ऑप्शन के थ्रू प्ले कर सकते हैं 5500 का पुट लेकर 200 के स्तर पे, और इस ट्रेड के लिए 280 का टारगेट लिया जा सकता है। जतिन जी, बेस मेटल्स में आज रिकवरी दिख रही है, क्या लग रहा है ये रिकवरी टिकाऊ है? किसी को अब बाई कॉल लेना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए, या अभी भी बेचकर ही जाना चाहिए बेस मेटल्स में? क्या टॉपिक है आज के लिए? देखिए, बेस मेटल्स के अंदर जिंक मेरा एक काउंटर जो है वो मुझे फेवरेबल लग रहा है। मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं बेस मेटल का रिएक्शन ऑलरेडी दे दिया है। वो बात जरूरी है कि ये ध्यान में रखना कि बेस मेटल भी रिस्की मार्केट ही है। थोड़ा देख मिल जाता है जिंक के अंदर, तो 5650 के आसपास बाय कीजिए। स्टॉप लॉस जो है वो 255 का रखिए, और जो उसका टारगेट रखना है कहीं ना कहीं 259 से लेकर 260। ओके, यानी जिंक मिनी खरीदने की सलाह है 256.50 में 259 रुपए के टारगेट के लिए। जतिन जी की तरफ से ये कॉल आ रही है। अमित जी, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में आज? जी देखिए, पिछले हफ्ते और उसके पहले की भी सेलिंग के बाद हमने कॉपर में थोड़ी सी स्थिरता आते हुए देखी है। 740 745 रीजन में आज 750 के ऊपर ट्रेड कर रही हैं प्राइसेस। मेरा मानना है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है कुछ समय और एक्सटेंड होगा। तो 753 के करीब मैं कॉपर में बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 750 के नीचे के स्टॉप होंगे, और करीबन 760 का एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य होगा एमसीएक्स कॉपर में। तरुण जी, बेस मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है आपको? अगर किसी ट्रेडर्स को अगर सलाह देनी है तो किस काउंटर को आप पसंद करेंगे आज? बेस मेटल के अंदर कॉपर में मैं बियरिश स्टांस कंटिन्यू करूंगा, तो स्टेबल जरूर हुआ है, बट ऐसा लगता है 760 765 मैक्सिमम अपसाइड जा सकता है, वहां से टॉपिश फॉर्मेशन होना चाहिए। एंड हैविंग सेड, डाउन साइड में मेरे को लगता है 725 से 720 कमिंग वीक्स में प्राइस देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए अब बेस मेटल्स के बाद स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। 33,000 के ऊपर जीरा का अप्रैल का वायदा चला गया है, 32,700 के आसपास मार्च का वायदा जीरे में। अच्छी तेजी है, हेल स्टॉर्म की खबर से फसलों को नुकसान की संभावना से ये तेजी है। क्या अमित जी, अगर स्पाइसेस में कोई काउंटर चुनना हो तो कहां ट्रेड की सलाह देंगे? जी मेरा मानना है कि जीरा वायदा में हमें काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है, और वहाँ से एक स्थिरता देखने मिली है, और जिस तरह से न्यूज़ फ्लो भी आ रहे हैं, मुझे लगता है कि 2.5 से 3% की और इसमें तेज़ी मिनिमम बाकी है, यानी करीबन 33,500 के शॉर्ट टर्म जो लक्ष्य है, यानी अगले हफ्ते तक के अगर मैं टारगेट लूँ तो ये लेकर चला जा सकता है एनसीडेक्स जीरा में। चलिए, अब हमारे साथ एक खास मेहमान है कॉटन पर बात करने के लिए। अरुण शेख सरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। सर, ये उत्पादन अनुमान लगातार कम हो रहे हैं, क्या वजह है? क्या यील्ड की चिंता है या कुछ और? इसमें देखिए सर, शुरू से ही एक सिस्टम अपने चल रही है हिंदुस्तान के अंदर कि जो भी एस्टिमेट्स होते हैं इंडिया में क्रॉप के,
वो फुल्ली प्रेस्ड बेल्स के होते हैं। और इस साल शुरुआत में भी क्रॉप का जो मसला था वो बहुत बढ़िया था, एवरीथिंग वाज वेरी गुड एंड क्रॉप में कोई कमी नहीं थी एक्सेप्ट डैमेज जो हुआ है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हुआ है, पर्टिकुलरली पंजाब के अंदर। अभी ये कहना कि ईल्ड कमती है ये मैं मानता नहीं हूँ, बिकॉज कल ही हमारी परसों जो मीटिंग हुई थी TI की, इसके अंदर एक अनुमान लगाया गया कि एस्टिमेटेड प्रेसिंग्स जो 22-23 के साल की जो है होने की संभावना है वो 315 लाख गांठ की है। अभी इसके अंदर ये प्रेसिंग के आंकड़े इसके लिए कम किए गए क्योंकि अब देखिए फरवरी तक की जो आंकड़े आए हैं अराइवल के वो खाली 155 लाख गांठ के हैं। और ऐसा हमारा मानना है कि मार्च एंड तक थोड़ा होने की संभावना है। अभी फर्स्ट 3 महीने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अराइवल्स बहुत कम थी क्योंकि फार्मर्स को ऐसा लग रहा था कि उनको उचित भाव मिलेगा उनके प्रोडक्ट का, जो हुआ नहीं क्योंकि डिमांड प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि किसानों के पास काफी अभी माल है, वो इस वजह से आवक कम है। क्या लग रहा है फिर अगले साल का कैरी ओवर स्टॉक अगले साल के लिए बढ़ जाएगा क्या? तो मेरा मानना है कि कैरी ओवर काफी अच्छा खासा रहेगा अगले साल के लिए, क्योंकि अभी देखिए अभी अपने पास एक मार्च का 15 दिन बचे हैं, पीछे अप्रैल में ये 2.5 महीने है। 2.5 महीने के अंदर अगर प्रेसिंग हुई तो 70-80 लाख से ज्यादा होगी नहीं। और पीछे आपके पास सितंबर महीना है, तो सितंबर मानसून के बाद में सितंबर महीने भी होगी। तो मेरा ऐसा अनुमान है और ऐसा कई लोगों का भी अनुमान है कि कम से कम 15 से 20-25 लाख गांठ की कपास का उत्पादन, कपास की जिनिंग कैरी फॉरवर्ड होगी। ऐसा CI के भी फिगर में आप देखोगे तो वो भी मेंशन है कि 15 से 20-25 लाख गांठ का क्रॉप। तो मेरे हिसाब से क्रॉप का जो फिगर है वो 335-40 लाख का है। प्रेसिंग फिगर जो एकदम ये मानना बराबर है कि 315 लाख का जो फिगर है वो एकदम सही आंकड़े है, जो हो सकता है कि 5-7 लाख कमती भी हो या ज्यादा भी हो। ओके, शेख सरिया साहब, किसान जिस उम्मीद में बैठे हैं गलत भी नहीं है, बैठना भी चाहिए। उनकी फसल है, उनको अच्छा दाम मिलना ही चाहिए। क्या उनकी उम्मीद पूरी होगी जो 10,000 की उम्मीद में बैठे हुए, और दाम तो पिछले 5 महीने से 7,500-8 हजार के बीच ही घूम रहा है? क्या दाम बढ़ेंगे आगे और कब तक बढ़ेंगे? देखिए, जहां तक किसान का सवाल है, मेरा मानना है कि किसान की अगर तरक्की नहीं होगी तो ये बाकी के जो जितने जो स्टेक होल्डर है, जितने भी जो वैल्यू चेन है, किधर भी तरक्की होगी। अगर किसान को अपना पैसा नहीं मिलेगा तो वो दूसरे क्रॉप पे चला जाएगा। बट ये सही नहीं है क्योंकि किसान को 8,000 रुपए का दाम मिला है, 808, पर इसके अंदर आप देखिए कई जगह गुजरात के, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में से कई जगह किसान की जो ईल्ड इंक्रीज हुई है, क्योंकि नई नई सीडें काफी गुजरात में आई है, पर्टिकुलरली सौराष्ट्र एरिया में काफी ईल्ड काफी बड़े हैं। तो ये बोलना कि किसान को नुकसान हो रहा है ये सही नहीं होगा, गलत है। बट ये बोलना कि फार्मर को 10,000 का भाव मिलेगा आज की तारीख में, आज की परिस्थिति के हिसाब से सब ये बिल्कुल नामुमकिन है। और अभी समर भी चालू हो गया, मौसम भी काफी गर्म होना चालू हो गया, तो फार्मर की हित में है कि जितनी जल्दी कपास ले आएंगे उनको बेनिफिट रहेगा कि उनके शॉर्टेज कमती आएगी, क्वालिटी खराब कम होगी। मेरा तो ये मानना है कि 10,000 की उम्मीद में अगर फार्मर रहेंगे तो ये कपास उनके घर में ही रहेगी, बाजार में नहीं आ सकेगी। तरुण जी, आपको लग रहा है कि कॉटन की कीमतों में तेजी की उम्मीद आप देख रहे हैं क्या? मेरे को कॉटन में तेजी नहीं लगती है, और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कॉटन का जो प्रोडक्शन है वो 340 से 350 लाख बेल्स का है। अगर 313 होता तो कॉटन के प्राइसेस लास्ट ईयर की तरह एक तरफा शूट कर गए होते। कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं मार्केट डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है, नंबर 1। सेकेंडली, अगर बात किया जाए, देखिए जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, अपीयरेंस हैं, उनका स्टॉक्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में काफी हाई है। थर्ड में बात करता हूँ तो हमारे प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा तेजी पर चल रहे हैं, तो ये भी एक कारण है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो नहीं सकता। फोर्थ, ग्लोबली रिसेशनरी फियर है, जिसकी वजह से कॉटन की डिमांड कम होने की आशंका है। यही कारण है कि प्राइस 29,000 के आसपास बेल्स में और कैंडी में 61-62,000 के आसपास मूव कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो दायरे का कारोबार मोस्ट ऑफ एग्रो कंपनीज में देखा जा रहा है, मिड बेटर सप्लाई, दैट विल कंटिन्यू। कॉटन में चिंता की कोई बात नहीं है, प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। ओके, तो ये भी कॉटन को लेकर शुक्रिया तरुण जी आपका, जतिन आपका, अमित जी आपका, और अरुण शेख सरिया साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाजार ऊपरी स्तरों से काफी फिसल चुका है, दिन के निचले स्तरों के आसपास है। किस तरह का एक्शन वायदा बाजार में है, पूरा एक्शन लेकर आएंगे इफनो जंक्शन में ब्रेक के बाद। नमस्कार।